इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि, सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। वर्चुअल कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, जल प्राधिकरण के माध्यम से संचालित होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र, हरीश रावत ने गैरसैंण में किया उपवास, बाइक पर बैठकर निकाला जुलूस। प्रोफेसरों को पदोन्नति का तोहफा, कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दी गई तैनाती। मंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का निधन, अखाड़े की सभी शाखाओं में 3 दिन का शोक। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां तेज़ बारिश के कारण गौशाला की छत गिर जाने का मामला सामने आया है और इसके चलते इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि तुरंत ही तत्परता दिखाई गई मलबे को वहां से हटाने को लेकर। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गौशाला की छत किस तरीके से गिरी और कितना नुकसान हुआ। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत करनपुर गांव में तेज बारिश के कारण एक गौशाला की छत गिर गई, जिसमें 5 मवेशियों की दबकर मौत भी हो गई। गौशाला स्वामी अभिमन्यु गढ़वाल ने बताया कि देर रात तेज बारिश होने के कारण छत और 5 जानवर मरे हैं उसमें गाँव में। नुकसान कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का नुकसान है। लिंटर और जानवर 5 जानवर मिला। हम अभी मौके पे गए हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि 5 जो मवेशी हैं वो दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें जांच करके निवासन मुआवजा प्रस्तुत किया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां एक बार फिर से इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। और लगातार पिछले वक्त में हमने देखा कि उत्तराखंड में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा रही है और इसी की तर्ज पर एक बार फिर से ये कार्रवाई की गई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नेवार मंडी गांव में, जहां तहसील प्रशासन द्वारा फिर से एक बार सरकारी रास्ते की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि नेवार मंडी गांव में सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया और पूर्व में भी इन्हें नोटिस दिया जा चुका था। रास्ते की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज हटाया गया और अन्य सरकारी भूमि पर जहां अतिक्रमण है उन्हें भी नोटिस दिया गया। बहुत जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। भी यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया गया था और उसी क्रम में हमने पूर्व में नोटिस प्रेषित किए थे, जिसमें रास्ते की भूमि पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जो आज हटाया जा रहा है। दर्ज भूमि थी जी। बाकी जगह भी हमने नोटिस प्रेषित किए हैं और बहुत जल्द वहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जसपुर तहसील में ये मामला है। ट्रक संचालकों के बीच विवाद का मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि अब हड़ताल की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए है। दरअसल आपको बता दें कि कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी के
कर्मियों और ट्रक संचालकों के बीच में हुए विवाद और मारपीट का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है, जिसके चलते दून डंपर जन कल्याण समिति के बैनर तले ट्रक और डंपर संचालकों ने कंपनी पर तानाशाही और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि खनन विभाग के साथ ही कैलाश रिवर बेड मिनरल्स कंपनी को प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जिम्मा सौंपा था, लेकिन कंपनी नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन को भी बढ़ावा दे रही थी, जिसके चलते कई बार खुलेआम सड़कों पर लाठी डंडे और खूनी संघर्ष देखने को मिला। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि माइनिंग कंपनी प्रदेश के भय के माहौल बनाकर ट्रांसपोर्टरों को दबाना चाहती है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पुलिस भी माइनिंग कंपनी के प्रभाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है और चालकों परिचालकों सहित ट्रांसपोर्टरों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। देखो, मैं पहले तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस खनन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने प्रयास का एक परिचय दिया है। परंतु परिचय देने के बाद क्या है कि जो समस्या हमारे साथ खड़ी हो रही है वो इस कंपनी को लेके हो रही है। कंपनी का कोई भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं बता रहे हैं कि हमने काम कैसे करवाना है। अब काम तो जैसे वो करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब काम करते करते गुंडई पे उतारू हो गए। अब गुंडई तो बहुत कोई भी आदमी इस समाज में बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम व्यापारी हैं, झगड़ा तो हम करना चाहते नहीं। अब 18 और 19 तारीख को जो घटना घटी है उस विषय पे लेके मैं आपको संज्ञान देना चाहता हूँ कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े का हमारा कोई औचित्य नहीं है। परंतु अगर इसी तरह ये काम होता रहा तो शायद हम लोग ये काम ना कर पाए। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि जब तक इस सारी व्यवस्था की बातचीत नहीं आती तब तक हम अपनी गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा है नहीं कि जो भी पॉलिसी होगी बैठ के बातचीत होगी। हम चाह रहे हैं कि कोई व्यवस्था बने लेकिन वो सब जगह सार्वजनिक हो, एसओपी जारी हो और क्लियर कट मेंशन हो जाए भाई आपको इस पर्दी में चलना है और इस पर्दी से आप बाहर जाएंगे तो इसके जिम्मेवार हम लोग स्वयं होंगे। लेकिन अगर वो है कि आपने कह दिया ऐसे चलना है, बाद में और डिपार्टमेंट की दुखी कर रहे हैं, तो हम उस चीज को नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि एक तरफा एक व्यवस्था हो जाए। और हमारा जो घटना घटी थी किस नजर से देखता है, जो एक तरफा कार्रवाई हुई है उससे क्या ताल्लुक रखता है? हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि देखो रिपोर्ट अभी कंपनी की तरफ से हमारे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर दर्ज हुई है। हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम एक तरफा व्यवस्था क्यों हो रही है भाई? रिपोर्ट तो अगर उन्हें भी मारा तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए, हमारी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है वो दोनों के ऊपर बराबर होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो वो भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति दोषी है। हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रांसपोर्ट की परिभाषा में रह के अपना काम करना चाहते हैं। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये मामला है कि कल 18-19 तारीख की रात्रि में एक नंबर 1 की गाड़ी आई। उसके कंडक्टर जो धर्मावाला में प्राइवेट कंपनी का खनन के कागजों की गाड़ियों कागज चेक करने के लिए चेक पोस्ट बना है। उस चेक पोस्ट पर जब वो कंडक्टर महोदय गए तो उस कंडक्टर महोदय के साथ जो है वहाँ के कर्मचारी ने मिसबिहेव किया, बदतमीजी करी, उसको चांटा मारा। चांटा मारने पर उसने उसका विरोध किया तो उसका 2-3 बार उसकी जो पिटाई करी वो भाग के चौकी में गया। पुलिस की उसकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। परंतु उसके उपरांत उसने अपने मालिक को बुलाया, मालिक के साथ भी मिसबिहेव किया। मिसबिहेव करने पर वहाँ काफी लोग फिर आक्रोशित हो गए, कुछ और अन्य ट्रांसपोर्टर गए और वहाँ पर दोनों तरफ से झगड़ा हुआ। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो स्वाभाविक है, ये होती है। सुबह हम लोगों को भी पता लगा, हम लोग भी वहाँ धर्मावाला पे गए। जो जिम्मेदार व्यक्ति है जैन जी, उनको बुलवा कंपनी के, परंतु वे जो है यहाँ पर मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ उत्तराखंड शासन में और सरकार को भी कि ये प्राइवेट कंपनी दी है नंबर 1 का कार्य कराने के लिए। परंतु ये कंपनी जो यहाँ इसका मुझे जो कल्चर लग रहा है कि ये चाहती है कि मैं यहाँ पर जो है बाहुबल के तरीके से नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य करूँ। ये तो हम होने नहीं देंगे। तो आज तक जब से कंपनी बनी है आई है तब तक इसका कोई भी नियम, कोई एसओपी सरकार से क्या इनका शासन से पैक्ट हुआ है, कैसे ये कार्य कराना है, कोई सार्वजनिक नहीं करेगा। ना जिले के जिम्मेदार अधिकारी ने ये जिम्मेदारी समझी कि ट्रांसपोर्टरों को और कंपनी के पदाधिकारियों को बैठाकर वे गाइडलाइन हमको बताई जाए जिसके अनुरूप ये कार्य किया जा सके। दूसरा विषय हमारा ये है कि ये आए दिन गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करने का इनका तरीका इतना जबरदस्त है कि शुरू में तो ये लाठी डंडों के साथ आए थे, खैर पुलिस ने इनके लाठी डंडे रखा दिए, परंतु कहीं ना कहीं जो है ये दर्शाता है कि कंपनी का दबाव या तो सरकार पे है या शासन पे है या प्रशासनिक अधिकारियों पे है।
क्योंकि एक तरफा कार्रवाई जब होती है तो वो प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसका हमारा विरोध है। कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, सब लोग इज्जत से कार्य करने वाले हैं। कोई लोग यहाँ से इनमें जो है जितने भी ट्रांसपोर्टर है सरकार को रोड टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, फिर जो है खनन का टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व देने के बाद एक टर्म का लग जाता है कि ये खनन चोर हम नहीं है, ये कंपनी है। ये कंपनी आज भी चोरी करा रही है। सरकार की क्या व्यवस्था है कि इस कंपनी की कैसे मॉनिटरिंग होगी? चलो ट्रांसपोर्टर की तो मॉनिटरिंग हो रही है, और वो तो पहले भी नंबर 1 में चल रहे थे और आज भी नंबर 1 में चल रहे हैं। कंपनी की मॉनिटरिंग कैसे होगी? सरकार ने व्यवस्था करी है, ये खुलेआम चोरी कर रही है, सरकार को राजस्व का चूना लगा रही है। जितना राजस्व जा रहा है जो वो ट्रांसपोर्टर नंबर 1 का है वो जा रहा है, नंबर 2 के ट्रांसपोर्टरों को हिस्सा दे रहे हैं। जब भी नंबर 1 का ट्रांसपोर्टर विरोध करता है तो ये मारपीट करते हैं। मेरा आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस महोदय से भी एक निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए, और जांच कराकर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वो कंपनी की जहां से झगड़ा हुआ है वहां की फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? ये भी प्रश्न चिन्ह है। सरकारी कैमरा लगा है, क्यों नहीं वो फुटेज सामने आ रही है? ना मीडिया कर्मियों को दी गई है, ना हम लोगों को दिखाई गई है। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और उसको जो है दोषी को बचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका हम जो है पूरा विरोध करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। देखिए, सरकार द्वारा खनन के काम के लिए जो प्राइवेट कंपनी लाई गई, हमें खुशी हुई थी कि ये काम हमारा सुचारू रूप से चलेगा। हम लोगों के ऊपर जो एक कलंक है खनन माफिया का वो हटेगा, प्रॉपर तरीके से नंबर 1 में सब काम चलेगा। लेकिन खनन कंपनी ने गुंडाई शुरू कर दी है, ड्राइवरों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया है, और उन्हीं के कारिंदे कुछ लोगों की गाड़ियां निकलवाते हैं, जिसका जो नंबर 1 की गाड़ी आती है विरोध करते हैं, और वो उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। अभी एक हफ्ता पहले भी धर्मवाड़ा चौकी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसका कारण भी यही था। इससे पहले नंदा की चौकी में भी एक मामला हुआ है, उसका भी कारण यही था। ऋषिकेश में भी एक मामला हुआ है, इधर दूसरे और अदर स्टेटों जिलों में भी यही मामला हुआ है। तो हमारा जो विरोध है, परसों एक घटना हुई है 18-19 तारीख की रात में, एक ड्राइवर की गाड़ी कोई निकलवा रहे होंगे, दूसरे ड्राइवर ने उसका विरोध करा होगा। कंपनी के जो कारिंदे हैं, लोकल लोग जो हैं, उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी। वो भाग के चौकी में गया, जबकि चौकी बहुत नजदीक भी है वहां पे। और उसके बाद उनमें कहा सुनी हुई होगी, उसने अपने मालिक को फोन किया गया, मालिक गया, मालिक ने बात की, क्यों मारा गया, पीटा गया। मालिक के साथ भी वही व्यवहार किया गया, उसके साथ भी वो मारते रहे। संभवतः लोकल आदमी है, काम कर रहा है, इज्जत मान सम्मान वो भी रखता है, भले एक गरीब आदमी है। तो जब लोगों को पता था, फिर लोग भी गए, तो कंपनी के लोगों ने उन सबके साथ भी बदतमीजी हो रही है। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि दोनों तरफ से लात घूसे चले गए। उसके बाद हमने कल मध्यस्थता कराने की कोशिश करी गई। जो इनके यहाँ काम देख रहे हैं जिले के अंदर जैन जी, उन्हें बुला गया, चौकी के बाहर बिठा के उनसे निवेदन किया गया कि आपके लोगों के द्वारा बार बार गलत काम किए जा रहे हैं, बार बार परेशान करा जा रहा है और गलतियां कर रहे हैं लोग, आप इसमें मध्यस्थता करा लो। उन्होंने कहा कि हमारा तो ऊपर से सेटिंग है और हम तो भाई इसमें एक कानूनी कार्रवाई करेंगे और एक तरफा कार्रवाई करेंगे। जबकि झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ से आपकी कुर्सियां बज रही हैं, डंडे बज रहे हैं, वो कौन किसके मार रहा है क्या नहीं, ये तो एक जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो दोनों तरीके से रिपोर्ट ली जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो खदावार है, कसूरवार है, उसको सजा दी जाए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं सरकार ने जिस कंपनी को टेका दिया है वो इस काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलाए, पूरे नंबर 1 तरीके से चलाए। जितने भी लोग इनके, उन सब लोगों के सत्यापन हो, उन सब लोगों के बारे में पता लगे कि किस प्रवृत्ति के लोग आए हुए हैं। सब राइफल लेके घूमते हैं, सब गुंडागर्दी करते हैं, सब इस तरह के। हमें यहाँ तक मालूम हुआ कि सब तड़ीपार लोग हैं, सबके पास, किसी के पास 10 मुकदमे, किसी के पास मुकदमे। यहाँ के लोकल लोग हैं, शरीफ लोग हैं। सरकार ने फैसला किया, हमने उसका कोई विरोध नहीं करा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो रोजी रोटी है वो स्मूथली चले, इज्जत और मान सम्मान के साथ चले। इसी को लेकर हम सब लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, हम एक गरीब आदमी है, एक छोटे से ट्रांसपोर्टर है, हमारे पास धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारी कल बात नहीं सुनी गई और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर चले गए। जब तक हमारी बात को सुना नहीं जाएगा और इस काम को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस धरने को समाप्त। एक संग्रहालय को दीमकों ने अपना आशियाना बना रखा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का संग्रहालय उनके पैतृक गांव बुखाड़ी में बना हुआ है। लेकिन ये संग्रहालय
हमेशा बंद रहता है और इसके साथ साथ संग्रहालय में कोई केयर टेकर न होने के चलते संग्रहालय में रखी स्वर्गीय बहुगुणा की यादों से जुड़ी वस्तुएं खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं दीमकों ने यहां रखी वस्तुओं को अपना आशियाना बना रखा है। जब संग्रहालय के संबंध में मंत्री सौरभ बहुगुणा से पूछा गया तो उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया। दरअसल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तब इसको लेकर चर्चाएं तेज थीं। धार्मिक अनुष्ठान होना है, इस वजह से चहल पहल है। सरकार बना तो देती है, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे बहुगुणा जी हैं, पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत जी की स्थिति वही है। तो जो बुगानी गांव में संग्रहालय बना था, उनके पुरातन जो उनका भवन था उसको ही ठीक ठाक करके उसमें उनका जो पुरानी यादगारें थी वहाँ पे रखी गई थी। लेकिन उसके बाद बना तो दिया, लेकिन उसके बाद उस पर किसी ने रख रखाव करने की नहीं सोची, उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, बस रख दिया सामान और वो दरवाजे बंद करके आ गए। तो उसको दीमक भी लगना है, वहाँ दीमक भी लगता है, वो जो चीड़ की या लकड़ियाँ जितनी हैं वो खराब हो रही हैं। और उसके अलावा उजाड़ तो होगा ही होगा, बंद पड़ा मकान बरसात में और ख़राब होने की स्थिति में है। मैं गया भी था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वो अगर इसी तरह कुछ देर और रह जाएगा तो जमींदोज हो जाएगा। तो सरकार से भी हम विनती करते हैं कि इस तरह के महान पुरुष हैं, उनका एक यादगार है, उनका गांव है, उनके तो परिवार के सारे बेटे हों भांजे हों इतने बड़े पदों पे रहे हैं, सीएम तक रहे हैं, आज उनका नाती जो वहाँ पे हैं मंत्री हैं, तो उनको भी पॉजिटिव लेना चाहिए कि उसको जनता के दर्शनार्थ, जनता के लिए और उन यादगारों को संजोने के लिए बहुगुणा जी के, हेमंतनंदन बहुगुणा जी के यादगार को चिरजीवी बनाने के लिए उसका जीर्णोद्धार तो होना ही होना चाहिए। उसके रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था सरकारी तौर पर की जानी चाहिए। दुखद है, देखिए स्वर्गीय हेमंतनंदन बहुगुणा जी बुगानी में उनका जन्म हुआ, यहाँ से उन्होंने अपना पढ़ाई यहाँ से करी, देश की राजनीति में उन्होंने अपना नाम बनाया और उनके नाम पे ये संग्रहालय बना है। मैं भी पिछली बार अभी 3-4 महीने पहले अपने गांव गया था, वो संग्रहालय में भी गया, वहाँ पे लोगों से भी मिला, कुल देवी मंदिर भी गया, वहाँ पे पूजा करी और मुझे भी वहाँ पे थोड़ा सा वो जर्जर हालत में दिखा। तो मैंने डीएम और हमारी जो संस्कृति विभाग के सचिव हैं संस्कृति विभाग की, उनसे मेरी बात हुई है जी से, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जिला योजना के माध्यम से और संस्कृति विभाग के माध्यम से उसका रिपेयर कराएंगे, जल्द से जल्द उसको ठीक कराएंगे। और ये शिकायत भी मेरे पास आई थी कि कभी कभी वहाँ पे बंद रहता है, लोग जाते हैं और वहाँ पे कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है और बंद रहता है। तो मैंने डीएम के संज्ञान में डाला और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि संग्रहालय वर्किंग आवर्स में कभी भी बंद ना हो और वहाँ पे एक व्यक्ति हमेशा पोस्टेड रहे जो उसका ध्यान रखे। सरकार हिंदू संगठनों ने मिलकर जुलूस निकाला जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसमें साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार इसको लेकर कटाक्ष कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के बाद आज राजधानी देहरादून में तमाम हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा व्यापक जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिसे लेकर सियासत भी होने लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। करण माहरा ने कहा कि आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये चिंताजनक जरूर है, लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेता कहां चले गए थे। वो आह्वान है आरक्षण को लेकर, दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूजन में हैं। और जो ये आह्वान है ये किया है बांग्लादेश में जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। हम भी चाहते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश में रहता है वो सुरक्षित रहे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रदेश में पिछले 1 महीने में 3 से ज़्यादा बलात्कार के केस हो गए। अंकिता का भी हमने केस देखा, ममता जोशी बहुगुणा का भी देखा, पुरौला उत्तरकाशी की 4 ST/SC की बहनों का भी मामला देखा। हमने 14 साल की उस बच्ची का भी केस देखा जो हरिद्वार में रेप करके मर्डर किया गया और मेन एक्यूज उसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता निकला। यहाँ हमने 13 साल की बच्ची का रेप आज 3-4 दिन पहले देखा है। उसके पहले हमने रुद्रपुर से एक नर्स की हत्या और बलात्कार का केस देखा है। उसमें ये सारे लोग कहाँ थे? भारत के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में जो लोग रह रहे उनकी तो चिंता है, लेकिन जो भारत में कांग्रेस का तुष्टीकरण ही इस देश के अंदर दिक्कतें पैदा करता है।
हिंदू समाज पूरे विश्व के अंदर शांति का पाठ पढ़ाता है। हमने विश्व को कुटुंब कहा है, वसुदेव कुटुंब का, हमने विश्व गुरु अपना भी परिवार के रूप में माना है। लेकिन जब देश ही नहीं विदेशों के अनेकों स्थानों पर जब हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है तो भारत का हिंदू समाज का कुंठित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने देहरादून के अंदर एक प्रदर्शन किया है। इस बात का संकेत है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को एक रखें और अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार अगर होता है उसके खिलाफ खड़े होता है। देखिए, भारत बंद। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुद्रपुर में एक भीषण हादसा हुआ है। दरअसल जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नैनीताल हाईवे पर देर रात गर्भवती महिला को जांच के बाद अस्पताल से ई रिक्शा से घर लौट रही महिला को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ई रिक्शा में बैठी 5 महिलाओं में से गर्भवती महिला समेत 3 महिला और ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर अवस्था में घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही कार चालक को हिरासत में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट की सूचना हमें मिली। इसमें जो है एक कार और एक टुकटुक की कार द्वारा जो है टुकटुक को टक्कर देकर क्षतिग्रस्त किया गया। इसमें जो टुकटुक में सवार व्यक्ति थे उनमें 4, एक ड्राइवर सहित 3 ड्राइवर और 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो टोटल 4 कैजुअल्टी हुई है और 2 जो घायल हैं वो अभी उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत अभी ठीक है। तो इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। एक बार फिर से सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस का विरोध सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई है कि सत्र इतने कम समय के लिए आखिर क्यों आयोजित किया गया। गैरसैंण मानसून सत्र आज 21 अगस्त से यानी आज से शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस का विरोध देखा जा रहा है। सत्र में पहुंचे कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने इसको लेकर कहा कि नियमावली के अनुसार साल में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के कई अहम मुद्दे सदन में उठने होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 जनपदों की 70 विधानसभा के सवाल सदन में उठने हैं, लेकिन इसको लेकर मात्र 3 दिन का ही समय दिया गया, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। तो हमारे साथ हम सजा लेके आए हैं। अल्प समय इस सत्र का घोषित हुआ है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। कायदे से जो नियमावली है उसके हिसाब से साल में 60 दिन कम से कम सदन चलना चाहिए। इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी जन समस्या है, पूरे प्रदेश व्यापी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक जो व्यवस्थाएं, ढांचे जो ध्वस्त हो चुके हैं उनकी बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, इतने सारे विषय हैं। आपदा लगातार, हमें पता है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि आपदा आनी सुनिश्चित है। क्या इसकी तैयारी ये लोग करते हैं? ये इतने सारे विषय हैं और सोचते हैं कि 2 दिन में 70 विधानसभा एवं 13 जिलों के सारे विषय कैसे उठ सकते हैं। रोजगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, इतने सारे ये जो विषय हैं संपूर्ण तरीके से इस सत्र में 2 दिन की अवधि में नहीं उठ सकते हैं। ये बड़ी शर्म हमें आती है कि उत्तराखंड का जो जब भी सदन आहूत होता है, सत्र आहूत होता है, 2 दिन का, 3 दिन का, इन्होंने मजाक बना दिया इस व्यवस्था को। इसका घोर विरोध हम करते हैं। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्षी नेताओं की तरफ से तो पहले ही कहा सुनी की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज के सत्र की शुरुआत की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आज भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुभारंभ से पहले विधायक शैला रानी रावत जी और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के निधन पर शोक व्यक्त कर पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फास्ट।